वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज से हमें स्टार्ट करना था एक नया चैप्टर, और वो नया चैप्टर हमारा है, मैंने आपको कहा था हम बीच बीच में कुछ क्या पढ़ेंगे, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, हम हर चैप्टर के या एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते जाएंगे। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ा था पहले, अब हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 आपको क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज क्या है? बेटा आपकी एग्जाम में 10 से लेके 15 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, जो टोटल 5 स्टैंडर्ड आपके कोर्स में है। उसमें से प्रैक्टिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 दो स्टैंडर्ड है। जनरली एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रेवेन्यू रिकॉग्निशन से पूछा जाता है, 3 से लेके 5 मार्क्स का। ओके, तो हमारे लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, क्योंकि इससे हमें हमेशा क्वेश्चन मिलता है। डन। अब बात आती है कि सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें हमेशा क्या बताया हुआ होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको हमेशा रूल्स बताए हुए होते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, और रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साहब रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, सेल्स, मान लीजिए सेल्स है साहब 10 रुपए की, माइनस कॉस्ट है 8 रुपए का, और आपकी इनकम है 2 रुपए की। 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ जी, आपकी सेल्स है 10 रुपए की, कॉस्ट है 8 रुपए की, और आपकी जो इनकम होती है वो इनकम है 2 रुपए की। तो आप मुझे बताइए कि आपकी रेवेन्यू 2 रुपए है या आपकी रेवेन्यू 10 रुपए है? आप 2 रुपए को रेवेन्यू कहेंगे या आप 10 रुपए को रेवेन्यू कहेंगे? जल्दी से बताइए। साक्षी 2 रुपए, सुभाष 10 रुपए, चंचल 2 रुपए। 10 रुपीज सर। 10 रुपीज। ओके, और कोई? कनिका, प्रियांशी, अनुष्का? 10। बिल्कुल बेटा, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, ना कि इनकम या प्रॉफिट। आपको याद है आप अपनी 12th क्लास में लिखा करते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद है आपको? आप लिखते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सेल्स। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। ठीक है सर, समझ गए।
तो इसका मतलब सर रेवेन्यू का मतलब हुआ क्या? लेकिन सर एक बात बताओ, मान लो एक शॉप है, तो एक शॉप के लिए तो रेवेन्यू हो गई वो जितनी सेल करता है। अब मान लो एक बैंक है, क्या बैंक जो है वो सेल करता है क्या? बैंक जो है वो सेल करता है क्या? वो तो सर्विस देता है, वो तो सर्विस देता है। तो उसके पास अपनी सर्विस से जो पैसा आता है, बैंक के पास अपनी सर्विस से, या मैं कहूं कि साहब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है, तो वो लोग सेल तो करते नहीं है, तो वो लोग तो अपनी सर्विस देते हैं, तो वहां से सर्विस से जो पैसा आता है, ठीक है। और स्पेसिफिकली बैंक की बात करें तो बैंक के लिए रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? बैंक हमसे क्या चार्ज करता है बेसिकली? और तो सारी चीजें बाद की बात है। बेसिकली अगर बैंक की बात की जाए तो बैंक क्या करता है? बैंक हमें पैसा उधार देता है, हमसे पैसा वापस लेता है और बदले में इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक के लिए इंटरेस्ट ही क्या है? बैंक के लिए इंटरेस्ट ही उसकी रेवेन्यू है। इसी तरह और डिटेल में जाते हैं। बेटा एक कंपनी है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, उसका काम ही इन्वेस्ट करना है, शेयर खरीदते रहना है, शेयर खरीद खरीद के इन्वेस्ट कर लेती है और उनसे पैसा आता रहता है। तो उसके लिए रेवेन्यू का सोर्स क्या है? क्या उसके लिए उसका आने वाला डिविडेंड, क्या उसके लिए उसका डिविडेंड रेवेन्यू है? बिल्कुल। इसी तरह एक कंपनी है वो रॉयल्टी लेती है। जैसे आज एक बुक राइटर है, उसने मैंने एक बुक लिख दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर सीएमए इंटर। अब साहब एक पब्लिकेशन हाउस उसको पब्लिश कर रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी रेवेन्यू क्या है? एक राइटर की रेवेन्यू क्या होती है? एक राइटर की रेवेन्यू होती है रॉयल्टी। भाई उसके पास रॉयल्टी के रूप में जो पैसा आएगा वही उसकी रेवेन्यू है। एक साइंटिस्ट के पास में अगर वो कोई इनोवेशन करता है तो उसके पास में किस चीज से पैसा आता है? रॉयल्टी से पैसा आता है। तो हमने कहा कि रॉयल्टी का मीनिंग क्या है, अगर और डिटेल में डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि साहब रेवेन्यू इज ए ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। लेकिन क्या जरूरी है क्या आपके पास हमेशा कैश में सेल हो तभी रेवेन्यू कहोगे? उधार में सेल होती है तब भी तो रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू इज ए ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश या फिर रिसीवेबल। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, ये नोट्स में आपके सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझते जाओ। रेवेन्यू इज ए ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल बाय वे ऑफ, कहां से आए, किस वजह से आया हो? या तो आया हो सेल ऑफ गुड से, या तो आपके पास वो पैसा आया है सेल ऑफ गुड से, या आपके पास वो पैसा आया है रेंडरिंग ऑफ सर्विस से। या तो सेल ऑफ गुड से आया है, या रेंडरिंग ऑफ सर्विस से आया है, या फिर इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी से आया है। तो भाई हमने कहा कि रेवेन्यू कब होगा? रेवेन्यू तब होगा जब या तो सेल ऑफ गुड से आए, या रेंडरिंग ऑफ सर्विस से आए, या फिर इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी से आए, तभी आपके लिए वो पैसा रेवेन्यू माना जाएगा। अदरवाइज वो पैसा रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। क्लियर है? कैश मैंने में अपना गोल्ड, हाँ जी, कैश में आना चाहिए क्या? नहीं कैश में आओ या रिसीवेबल, अपन ने कह दिया ना कैश में आओ या रिसीवेबल हो। कैश में आ जाओ, बीआर आ जाओ, बैंक में आ जाओ, चेक से आ जाओ, उधार का पैसा आ जाओ, वो पैसा किसके बदले में होना चाहिए?
या तो हमने सामान बेचा हो, या हमने सर्विस दी हो, या इंटरेस्ट का पैसा आया हो, या डिविडेंड का पैसा आया हो, या रॉयल्टी का आया हो। ठीक है, ओके सर। और आना जरूरी नहीं है। कैश का मतलब कैश भी हो सकता है और रिसीवेबल बाद में भी हो सकता है कि आज नहीं मिला हो लेकिन आज आपने गुड्स बेच दिया तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब हो जाएगा रेवेन्यू। अब बात आती है कि साहब रेवेन्यू तो आपने समझ लिया कि रेवेन्यू क्या होता है, लेकिन उस रेवेन्यू को अपनी बुक में रिकॉर्ड कब करेंगे, मतलब कब रेवेन्यू को आप अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो हम ये कहते हैं साहब रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। सर इजी वर्ड में बोलना, इजी वर्ड में, मतलब रेवेन्यू हो सकती है सेल ऑफ गुड से, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सर, क्या इस बात को ऐसा भी कह सकते हैं रिकॉग्निशन ऑफ सेल, मतलब आप अपनी बुक्स में सेल्स को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर ये रेवेन्यू आ रही है सेल ऑफ गुड से तो आप अपनी बुक्स में सेल्स को कब रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर, ऐसा कह सकता हूं, यस और नॉट। तो फिर पहला पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स से रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे, तो ये कहता है व्हेन फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जब फॉलोइंग थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर फॉलोइंग थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप सेल ऑफ गुड्स की रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्लियर है। अब सर वो तीन कंडीशन क्या क्या है, तो मैंने कहा कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन क्या है, कंडीशन नंबर वन है कि साहब क्या कहते हो, व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर, जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए मतलब मान लो मेरे यहाँ पे जो सामान है वो मेरा है, अब मेरे यहाँ पे एक कस्टमर आया और उसने वो सामान मुझसे परचेज कर लिया, तो जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, पहली कंडीशन, तो लिखने से पहले, लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास, समझते जाइए। सेकंड, seller has no effective control on transferred goods। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब जैसे मान लो आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कोई सामान खरीदा, मान लो मेरी एक लैपटॉप की शॉप है, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे एक लैपटॉप खरीदा, मैंने आपको दे दिया, लेकिन मैंने एक कंडीशन लगा के दी है, मैं चाहूं तो आपसे कभी भी ये लैपटॉप वापस ले सकता हूं और आपको अपना पैसा वापस दे सकता हूं। तो इसका मतलब क्या मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है, मेरा कंट्रोल है सर। मतलब मैं जब चाहूं तब वापस ले लूंगा, तो इसका मतलब उस पे सेलर का कंट्रोल खत्म ही नहीं हुआ है, तो उसे सेल नहीं माना जाएगा। सेल तभी माना जाएगा जब आपने दे दिया, भैया अब तो सामने वाले का है प्रोडक्ट, आप चाहो तो भी वापस नहीं ले सकते जब तक उसकी इच्छा ना हो। ठीक है,
तो पहला ऑनरशिप ट्रांसफर हो, दूसरा कोई भी सेलर का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट, देयर इज नो significant uncertainty of money. पैसा मिलने की कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं होनी, सिग्निफिकेंट सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी। साहब एक बात बताओ, मेरी शॉप है, मेरी शॉप पे एक आदमी आया, आके मुझसे एक लैपटॉप लिया, और लेने के बाद कहता है साहब ये लैपटॉप तो दाऊद इब्राहिम ने मंगाया। अब आप क्या करोगे, वही पैसे मांगोगे उससे? मांगोगे या नहीं मांगोगे? नो सर। नहीं मांगेंगे भाई साहब, मैं तो नहीं, जान ज्यादा प्यारी है, दे जाए तो बढ़िया बात है, नहीं देगा तो नहीं मांगे। तो क्या पैसा आने की सर्टेनिटी है या नहीं है? हो भी सकता है आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्या पता आ जाए और क्या पता ना आए। तो क्या पैसा आने की सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है? अनसर्टेनिटी है भाई। तो क्या आपको सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा अगर ये तीन कंडीशन पूरी हो जाए तो सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए, अदरवाइज सेल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सर एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है बेटा, मैं गया, मुझे एक गाड़ी खरीदनी थी, तो मैं गया साहब महिंद्रा के शोरूम पे। महिंद्रा के शोरूम पे जाके मैंने कहा साहब एक महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदनी, ठीक है। उन्होंने कहा साहब 15 लाख रुपए की है, तो मैंने उनको 15 लाख रुपए दे दिए, चेक बना के 15 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे नाम ट्रांसफर कर दिए, गाड़ी मुझे हैंड ओवर कर दी, मुझसे डॉक्यूमेंट साइन करा दिए, बिल बना के दे दिया और बोले ले जा, ठीक है साहब। अब ये बात कब की है पता है? ये बात है 15 मार्च की। अरे यार तू भाई 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 सुभाष रहने दे, 15 पे ठीक है अपने, ठीक है ना। 15 लाख हो तो स्कॉर्पियो मिल जाती है, तेरे पास हो तो मुझे दे देना 15 लाख, ठीक है। चल अब बात ये आती है कि साहब वो गाड़ी घर ले आए, कब ले आए? 15 मार्च को। अब बात ये है, लेकिन जब उस गाड़ी की आरसी बनवाने गए तो पता चला आरसी आने में 1 महीना लगेगा। आरसी कब आएगी? अब से 1 महीने बाद। मतलब एक्चुअल में उस गाड़ी की ऑनरशिप, तब तक गाड़ी के नंबर रहेंगे टेम्परेरी नंबर, जो किसके नाम पे है? वो गाड़ी है महिंद्रा मोटर्स के नाम पे। उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरे नाम पे बनेगा, 1 महीना लगेगा उसमें कम से कम। मतलब गाड़ी की ऑनरशिप मेरे नाम पे आएगी 1 महीने बाद में। तो क्या महिंद्रा मोटर्स उसकी सेल्स आज रिकॉर्ड करेगा, 15 मार्च को रिकॉर्ड करेगा, या 1 महीने बाद 15 अप्रैल को रिकॉर्ड करेगा? बताइए, क्योंकि ऑनरशिप तो ट्रांसफर होगी 15 अप्रैल को, गाड़ी मैंने खरीद ली आज, तो क्या 15 अप्रैल को रिकॉर्ड करेगा? मतलब महिंद्रा मोटर्स ध्यान रखेगा 1 महीने तक, मतलब वो सेल हुई है इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में, रिकॉर्ड करेगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये तरीका सही है क्या? अगर ऐसा होए तो क्या ये जेन्युइन चीज है या कुछ गड़बड़ है यार इसमें? क्योंकि किसी चीज में 3 महीने भी लग सकते हैं। चलो ये तो गाड़ी थी, ये तो गाड़ी थी, मान लो मैंने एक फ्लैट खरीदा होता, अब फ्लैट की रजिस्ट्री होने में तो कई बार 6-6 महीने में लग जाते हैं, तो क्या वो सेल 6 महीने बाद में रिकॉर्ड करेगा? एग्रीमेंट हो गया, सब हो गया, तो बोले नहीं। तो इसका मतलब इस रूल में कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ऑनरशिप का रूल तो है ही है, साथ में व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड, या फिर
रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ गुड्स ट्रांसफर, मतलब जब इस गुड्स का रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए, भाई वो गाड़ी उनसे मैं ले आया, अब उस गाड़ी से होने वाले हर फायदे या हर नुकसान का जिम्मेदार कौन हूं? मैं हूं। कल को उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सीडेंट महिंद्रा मोटर्स के नाम पे जाएगा या मेरे नाम पे जाएगा? मेरे नाम पे जाएगा। कल को उस गाड़ी से कोई फायदा हो जाए तो वो फायदा मुझे मिलेगा, महिंद्रा मोटर्स को मिलेगा, मुझे मिलेगा। तो इसका मतलब उससे होने वाले हर रिस्क एंड रिवार्ड का जिम्मेदार मैं हूं। तो भी या तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए या रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए, मतलब जिस दिन महिंद्रा मोटर्स आपको गाड़ी हैंडओवर करता है उस दिन आपसे कुछ फॉर्म साइन करवाए जाते हैं, तो उस फॉर्म से लिखा हुआ होता है साहब आज से इस गाड़ी से होने वाले हर फायदे या हर नुकसान के जिम्मेदार आप होंगे। तो या तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए या रिस्क एंड रिवार्ड, ये पूरा मिला के एक ही पॉइंट है कि या तो ओनरशिप, ओनरशिप हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ओनरशिप नहीं हुई तो रिस्क एंड रिवार्ड हो जाएगी, कोई इफेक्टिव कंट्रोल ना हो और पैसा मिलने की कोई अनसर्टेनिटी ना हो। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो सेल रिकॉर्ड कर लो। क्लियर है? आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आज ही आप सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझ गए? सेल ऑफ गुड से रेवेन्यू कब रिकॉर्ड की जाती है? याद रह जाएंगे ये 3 पॉइंट। यस सर। चलिए साहब 3 पॉइंट तो आपको याद रह जाए, लेकिन लेकिन अब ये तो बेटा नॉर्मल केस हो गए, लेकिन कुछ स्पेशल केस भी तो हो सकते हैं। अब उन स्पेशल केस में ये 3 पॉइंट तो देखने ही पड़ेंगे, इन 3 पॉइंट के अलावा भी कुछ बातें देखनी पड़ेगी। सर और क्या हो सकता है? तो मैंने कहा भाई स्पेशल केसेस में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। तो स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1 क्या है? इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन। एक बात बताओ भाई, मैं मार्केट गया और मुझे अपने रूम के लिए एक एसी खरीदना था, ठीक है, गर्मी आ रही है, मुझे अपने रूम के लिए एक एसी खरीदना था। तो मैं एक एसी की शॉप पे गया साहब, शॉप पे गया तो मैंने कहा भैया एक एसी खरीदना है। तो उन्होंने कहा सर आपके रूम का साइज बताइए। मैंने कहा मेरा रूम जो है वो 12x10 का है, 12 फीट और 10 फीट, मतलब 120 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा भैया कितने साइज का एसी लगाना पड़ेगा? उन्होंने कहा भैया 1.5 टन का एसी लगा लीजिए, 1.5 टन का विंडो एसी लगा लीजिए, दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है साहब, उन्होंने मुझे एसी, मतलब मैंने कहा आपको जो लगाना है लगा दीजिए भैया, मेरा तो रूम ठंडा होना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने एक विंडो एसी बेचा, मुझे बिल बना दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया। मैंने कहा भैया मेरा तो रूम ठंडा होना चाहिए, मुझे नहीं पता, सेट वेट सब कराना आपकी जिम्मेदारी है, इंस्टॉल कराना आपकी जिम्मेदारी। उन्होंने मुझे 40,000 रुपए का बिल बना के दे दिया, एसी निकाल के तैयार कर दिया, मेरे घर पे भेज दिया। एक बात बताओ, क्या वो सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? इतना करने के बाद मैंने, उन्होंने मुझसे 40,000 रुपए ले लिए, मैंने 40,000 रुपए दे दिया, बिल ले लिया, सामान लेके अपने घर चला गया, क्या सेल रिकॉर्ड की जा सकती है? यस और नॉट? नहीं की जा सकती। देखो तीनों कंडीशन पूरी हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है, और रिस्क है वो, सॉरी पैसा भी मिल गया, लेकिन सेल रिकॉर्ड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर कल को वो जाके उसको इंस्टॉल करे और उससे मेरा रूम ठंडा नहीं हो तो क्या उस एसी को वापस लेके दूसरे लगाई जाएगी?
यस और नॉट? अब पता चला, अब हुआ क्या, जैसे ही वो मेरे घर पे गए, वो इंजीनियर जो था उसने देखा, अरे यार यहाँ पे तो विंडो है ही नहीं, यहाँ पे तो ऐसी विंडो ही नहीं है जिसपे ये एसी सेट हो सकता है। अब क्या करना पड़ेगा, इस एसी को वापस ले जाना पड़ेगा, उस बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, और इस विंडो की जगह एक स्प्लिट एसी लगाना पड़ेगा। यस और नॉट? तो इसका मतलब उसे सेल कब रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, उसे सेल तब रिकॉर्ड करनी चाहिए थी जब उस एसी को इंस्टॉल कर दिया जाए और मैं कहूं हाँ साहब मुझे पसंद आ गई, रूम पूरा ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो उसके साथ क्या लगी हुई थी, उसके साथ इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन की कंडीशन लगी हुई थी। तो सेल कब रिकॉर्ड की जाएगी, जब उस प्रोडक्ट को बायर के प्रेमाइसेस पे इंस्टॉल कर दिया जाए और बायर उसको इंस्पेक्ट कर ले, हाँ साहब सब कुछ सही है, तो फिर सेल रिकॉर्ड की जाएगी। तो मतलब ये एडिशनली चेक किया जाएगा कि जो कंडीशन लगी हुई है वो कंडीशन पूरी हुई है या वो कंडीशन पूरी नहीं हुई है। ठीक है, समझ गए? ये तो थी कंडीशन नंबर 1। अब आ गया साहब दूसरा, सेल ऑन अप्रूवल। साहब मेरी जो शॉप है ना, वो शॉप है रेडीमेड क्लोथ की, रेडीमेड क्लोथ, और वो भी कहाँ है, हमारी कॉलोनी में, हमारे घर के पास में ही। अब बेटा उस शॉप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है आपको पता है क्या, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जो भी कस्टमर आपकी शॉप पे आता है वो कौन होंगे, आपके आसपास वाले लोग जो आपके आसपास के एरिया में रहते हैं, सबसे ज्यादा वही आएंगे, वो सब आपको जानते होंगे। तो वो जैसे ही आपकी शॉप पे आएंगे कुछ आइटम्स ढूंढेंगे, और ढूंढने के बाद क्या कहेंगे, उधार, अरे उधार प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं। क्रेडिट तो तब देते हैं जब हमें लगता है कि पैसा मिल जाएगा, वरना हम उधार नहीं देते, मना कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है, डिस्काउंट भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वो उनको, मान लीजिए उनको कुछ जींस चाहिए, अब वो आएंगे आपकी शॉप पे 10 पीस देखेंगे और क्या कहेंगे, हम इनको घर पे दिखा के लाते हैं। यस और नॉट? मम्मी को दिखा के लाते हैं, जो जो पसंद आएगी वो रख लेंगे, जो जो पसंद आएगी वो रख लेंगे। ठीक है साहब? तो अब वो जो 10 पीस लेके गए हैं, क्या उन 10 पीस की सेल मान ले या नहीं माने, नहीं। तो कब रिकॉर्ड करनी चाहिए, कब रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो सेल ऑन अप्रूवल के केस में तब रिकॉर्ड करते हैं जब बायर अपनी अप्रूवल दे देता है, जब बायर अपनी, जब उसकी हाँ हो जाए। बिल्कुल सही कह रही है चंचल, आपको तभी मानना चाहिए जब उसकी हाँ हो जाए। और एक कंडीशन और होती है, जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए। कई बार ऐसा होता है जब सीजन चल रही होती है ना, जब सीजन चल रही होती है ना, जब सीजन चल रही होती है, तो सीजन चलते वक्त हम क्या कहते हैं कि यार भैया अभी आप घर पे ले जा रहे हो दिखाने, अभी तो और भी बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, आप शाम तक वापस ला देना वरना मैं ये मान लूंगा आपने रख ली है। ठीक है ना, क्योंकि अभी सीजन का टाइम चल रहा है तो अभी खूब कस्टमर आते हैं, तो आप शाम तक या तो रख लेना, ये वापस ला देना वरना मैं मान लूंगा आपने रख लिया। तो अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए तो भी क्या मान लिया जाएगा,
सेल मान लिया जाएगा। ओके, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो बायर की अप्रूवल मिल जाए या फिर टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए, तब आप सेल रिकॉर्ड कर लोगे। क्लियर है? यस सर। तो सेल ऑन अप्रूवल का केस भी हो गया। सेल ऑन अप्रूवल के बाद में क्या बोलता है साहब? सेल ऑन अप्रूवल के बाद बोलता है गारंटीड सेल। गारंटी सेल, बेटा गारंटी सेल में सेल कब रिकॉर्ड की जाए? ये गारंटी सेल पता है कहां से आया था? ये गारंटी सेल आया था जब ये ऑनलाइन कंपनी आई थी ना, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये जब कंपनियां नई नई आई थी, और आज भी कोई नई कंपनी आती है तो ये क्या कहती है, ये आपको एक रिटर्न पॉलिसी देती है। आपको एक रिटर्न पॉलिसी देती है कि आपको प्रोडक्ट समझ में आए तब तो ठीक है, क्योंकि जब थोड़ी सी कंपनी पुरानी हो जाती है उसके बाद रिटर्न पॉलिसी नहीं देती, उसके बाद केवल रिप्लेसमेंट देती है। वो आपको एक रिटर्न पॉलिसी देती है। रिटर्न पॉलिसी में क्या कहती है कि आपको प्रोडक्ट समझ में आ जाए तब तो ठीक है, अगर प्रोडक्ट अच्छा ना लगे तो आप हमें रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर? तो उस केस में आपको सेल कब रिकॉर्ड करनी चाहिए? जब वो गारंटी पीरियड एक्सपायर हो जाए। जब वो गारंटी पीरियड क्या हो जाए? एक्सपायर हो जाए, तब आप अपने यहाँ पे सेल रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि इतने दिन तक तो चांस है ना वापस आ जाएगा। जब तक वो गारंटी पीरियड एक्सपायर नहीं होता तब तक तो आपका चांस है कि आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा। तो जब वो गारंटी पीरियड क्या हो जाए? एक्सपायर हो जाए। ठीक है, लेकिन सर गारंटी तो हम वो भी समझ सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट पे गारंटी हो। हाँ बिल्कुल। अब उस प्रोडक्ट पे गारंटी हो तो आपने देखा है सर, हमने तो एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी गोदरेज कंपनी की, उस पर 10 साल की गारंटी होती है। मैंने कहा बिल्कुल होती है, लेकिन आपको पता है बेटा, जब आप आजकल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर एक सील लगी हुई होती है, ओके टेस्टेड। आजकल आपने देखा है जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो उसके बॉक्स पे एक सील लगी हुई होती है, ओके टेस्टेड। क्लियर? तो वो कंपनी क्या करती है? वो कंपनी कहती है कि हमने इस प्रोडक्ट को चेक कर रखा है, ये प्रोडक्ट एक सही प्रोडक्ट है, तो एक रिजनेबल टाइम पीरियड के बाद उसकी सेल रिकॉर्ड कर ली जाती है। तो यहाँ पे अपने एएस में तो लिखा हुआ है कि एक रिजनेबल टाइम पीरियड के बाद, या तो गारंटी पीरियड खत्म हो जाए। अब कई प्रोडक्ट में 10-10 20-20 साल की गारंटी आती है, तो वो कहते हैं कि एक रिजनेबल पीरियड खत्म हो जाए। अब रिजनेबल पीरियड क्या हो सकता है? तो वो लोग आजकल प्रोडक्ट को पहले ही लिख देते हैं ओके टेस्टेड, मतलब हमने टेस्ट कर रखा है, ये प्रोडक्ट एकदम से सही है। अगर ये वापस आ गया तो इसकी जगह दूसरा दे दिया जाएगा, लेकिन सेल को कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपने गारंटी में सेल किया है तो या तो गारंटी पीरियड एक्सपायर हो जाए या फिर एक रीजनेबल पीरियड एक्सपायर हो जाए तो सेल मान ली जाएगी। क्लियर है? फिर आ जाओ साहब सेल ऑन अप्रूवल के बाद में। सेल ऑन अप्रूवल के बाद में, गारंटी सेल के बाद में आता है वारंटी सेल। एक बार बताओ, वारंटी का मतलब क्या होता है? वारंटी का मतलब होता है आपने जो प्रोडक्ट सेल किया है अगर उसमें कोई कमी है तो खराब हो गया तो उसको सही करवा के वापस दे दिया जाएगा। मतलब क्या कभी वारंटी में प्रोडक्ट वापस आ सकता है क्या? नहीं। तो ये कहते हैं फिर एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब जब सेल की है। सेल किया मतलब वही ऊपर वाले तीन कंडीशन, अगर वो तीन कंडीशन पूरी हो रही है
तो उसी टाइम वारंटी सेल में सेल मान लिया जाएगा। कोई अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, जो 3 कंडीशन थी वो चेक करो और सेल को रिकॉर्ड कर लो। हाँ, एक प्रोविजन बनाया जाता है वारंटी एक्सपेंस के लिए, लेकिन वो इस एएस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता, उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है 29 प्रोविजन। क्यों प्रोविजन? क्योंकि अगर आपने वारंटी दे रखी है तो फ्यूचर में किसी का प्रोडक्ट खराब हो सकता है, और खराब हो सकता है तो आपको उसको सही करके देना पड़ेगा। तो सही करने की जो कॉस्ट आएगी उसके लिए आपको प्रोविजन बना के रखना है, लेकिन वो इस एज के हिसाब से नहीं रखना है, वो प्रोविजन रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आप फाइनल में आओगे तब पढ़ोगे। ठीक है, यस सर। चलिए, तो वारंटी में कोई दिक्कत ही नहीं है, वारंटी सेल में तो वही मेन कंडीशंस है। सर वारंटी सेल के बाद में और भी कोई स्पेसिफिक केस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट सेल, बेटा कंसाइनमेंट सेल में सेल कब मानी जाती है? जब कंसाइनर कंसाइनी को बेचता है तब मानी जाती है, या कंसाइनी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है तब सेल मानी जाती है? कंसाइनर कंसाइनी को अपना माल भेजता है बेचने के लिए तो सेल मान लेगा, या थर्ड पार्टी के बाद सेल माना जाएगा? तो बेटा जब तक माल कंसाइनी के पास होता है तब तक वो माल कंसाइनर का ही होता है, लेकिन कंसाइनी जब उस माल को आगे सेल कर देता है तब वो सेल मान लिया जाता है। तो जब कंसाइनी थर्ड पार्टी को सेल कर दे तब सेल माना जाएगा। ये लो सर, ये वाला पॉइंट भी हो गया। ये आपको एडिशनली चेक करना है कि क्या थर्ड पार्टी को अभी तक सेल हुआ है या सेल नहीं हुआ। उसके बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है जिसे कहते हैं स्पेशल ऑर्डर। बहुत अच्छा पॉइंट। बेटा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जैसे एक केक वाली शॉप है, आप उस शॉप पे गए, अब उस केक वाली शॉप पे कुछ केक तो ऐसे होते हैं जो जनरल केक होते हैं, आप जाओ वो हमेशा बने हुए तैयार होते हैं, आप जाओ खरीदो और ले आओ। यस और नॉट? यस सर। अब मान लिया कि साहब आपके फ्रेंड का जो बर्थडे है वो बर्थडे साहब आने वाले मंडे को। अब जो मंडे आएगा उस मंडे को आपके फ्रेंड का बर्थडे, तो आप उसके लिए एक केक का ऑर्डर देके आ गए, और आपने क्या कहा साहब उस केक पे उसकी फोटो होनी चाहिए, आजकल फोटो वाले केक भी आते, तो उस केक पे उसकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर के साथ वो केक था 1000 रुपीज का, आपने उसको 1000 एडवांस भी दे दी, पैसा भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, केक का ऑर्डर भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब आपको पता चला, सैटरडे को आपको पता चला कि यार आपका वो जो फ्रेंड है वो फ्रेंड तो जयपुर में है ही नहीं, वो फ्रेंड तो जयपुर में है ही नहीं। ठीक है साहब, आप उस केक वाले की शॉप पे गए, जाओगे क्या? और चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, आपका आपने मंडे को मॉर्निंग में उस दोस्त को फोन किया, यार चल आजा अभी तेरी पार्टी है, या फिर आप उसके पार्टी के लिए जाने वाले थे, आपको पहले ही पता चला कि यार वो फ्रेंड तो अचानक कहीं पे चला गया। अब आप क्या करोगे? क्या उस केक को लेने जाओगे या नहीं जाओगे? किसी काम का नहीं है वो, जाएंगे। क्यों जाओगे? क्योंकि पैसे दिए हुए हैं।
क्यों जाओगे? क्योंकि पैसे दिए हुए। चलो मैं कंडीशन चेंज कर देता हूं। आप सोचे लाके खा ही लेंगे, पेस्ट्री समझ के ही खा लेंगे, ठीक है। मान लो आपने उसको कोई एडवांस नहीं दे रखा हो, मान लो आपने उस शॉप वाले को कोई भी एडवांस नहीं दे रखा, तो वो आपका नॉन था, इसलिए उसने आपसे कोई एडवांस नहीं, आप उससे खरीदते रहते हो, ठीक है ना। तो आप उसने आपसे कोई एडवांस नहीं लिया। अब बताइए आप उसके पास वो केक लेने जाओगे या नहीं जाओगे? साक्षी तो कह रही है नहीं जाएंगे। बेटा उसने आपसे एडवांस क्यों नहीं लिया था? क्या उसे पता है कि आपका पैसा कभी डूब सकता है? नहीं। कोई भी आदमी कोई एडवांस या कब नहीं लेता है? जब उसे पता होता है कि ये पैसा हमारा कहीं नहीं जाएगा, हमें आपसे मिल जाएगा। जानकार है। तो इसका मतलब आप वो आपको फोन करता है मंडे को सुबह, आपको फोन तो करेगा, भैया आपने केक का ऑर्डर दे रखा था, आप केक लेने ही नहीं आए। और आप कहते हो यार भैया वो तो मेरा जो दोस्त था वो अचानक से कहीं चला गया, मुझे तो उस केक की जरूरत ही नहीं है। तो वो आपको क्या कहेगा? वो कहेगा यार अगर ये केक एक नॉर्मल केक होता तो भी मैं सोचता कि मैं किसी और को सेल कर दूंगा, लेकिन इस पे आपके दोस्त की फोटो लगी हुई है, ये मेरे किसी काम का नहीं है और ये कोई और भी नहीं लेके जाएगा। तो आप चाहे केक लेके जाओ या केक लेके ना जाओ, आपको पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? भाई आप उससे केक लाए या नहीं लाए, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। आज दे दीजिए या जब आप उसकी दुकान में दोबारा जाएंगे तब आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है साहब। तो इसका मतलब वो सेल रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। अच्छा मान लो अगर आपको सैटरडे को ही पता चल जाता कि आपका दोस्त नहीं है यहाँ पे, वो कहीं बाहर चला गया है, तो आप उसके पास जाके अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते थे क्या? कर सकते थे। आप उसे क्या बोलते? भैया यार वो पर्सन है ही नहीं, आपका सामान बनके तो तैयार हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब वो ऑर्डर क्या किया जा सकता था? वो ऑर्डर कैंसिल किया जा सकता था। तो इसका मतलब उसे सेल कब रिकॉर्ड करनी चाहिए? सर सेलर को सेल कब रिकॉर्ड करनी चाहिए? तो अगर कोई भी स्पेशल ऑर्डर होता है, तो अगर वो जो ऑर्डर है, अगर वो ऑर्डर प्रिपेयर हो जाए, ऑर्डर इज प्रिपेयर एंड रेडी फॉर डिलीवरी, कि अगर आपका प्रोडक्ट एक बार बनके तैयार हो गया तो उसके बाद में आप उसे कैंसिल नहीं करवा सकते, क्योंकि वो सामने वाले के किसी काम का नहीं है। एक बार आपका ऑर्डर बनके तैयार हो गया भैया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो ऑर्डर बनके तैयार नहीं हुआ होता तो सेल कैंसिल की जा सकती थी। इसका मतलब स्पेशल ऑर्डर में सेल कब रिकॉर्ड की जाएगी? जब वो ऑर्डर रेडी हो जाए और डिलीवरी के लिए रेडी हो, ठीक है साहब, क्लियर? सर हाँ। सर वो कंसाइनमेंट वाला फिर से बताना। कंसाइनमेंट में सेल कब मानी जाती है? जब मैं कंसाइनी को माल भेजता हूं तो वो सेल नहीं होती, क्योंकि अगर कंसाइनी के पास वो माल बिका नहीं है तो मुझे वापस मिल जाएगा मेरा माल। यस और नॉट? यस सर। जब तक माल कंसाइनी के पास पड़ा होता है तो उस पर ऑनरशिप किसकी होती है? कंसाइनर की होती है। अगर सामान का क्लोजिंग स्टॉक है तो उसे कंसाइनी अपनी बुक्स में दिखाता है या कंसाइनर दिखाता है? कंसाइनर। कंसाइनर दिखाता है, मतलब वो माल किसका होता है? कंसाइनर का। लेकिन अगर कंसाइनी ने वो माल बेच दिया आगे तो उसके बाद तो सेल हो चुकी होती है, कंसाइनी अपने यहाँ पे, कंसाइनर अपने यहाँ पे सेल रिकॉर्ड कर लेता है। यस और नॉट? यस सर। तो इसका मतलब सेल कब मानी जाएगी? जब कंसाइनर कंसाइनी को बेचता है तब, या कंसाइनी थर्ड पार्टी को सेल करता है तब? सेल तब मानी जाएगी जब कंसाइनी उस माल को थर्ड पार्टी को सेल
कर देता है। डन। ओके ओके सर। तो ये सारे केसेस थे सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड। एक बार अपनी नोट सॉरी बुक से इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, जो आपका कंपाइलर है उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है उसमें वैसे ही लिखा हुआ है। एक बार आप इतने को दोबारा से पढ़ेंगे, कल अपन इस एस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।